नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कर दिया एक ऐसे इलाके की बड़ी समस्या समाधान जहां छोड़कर जा रहे थे लोग अपना मकान। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्थिवाल सरदोत्सव मेले का रंगारंग आगाज, लोक गायकों के गीतों पर झूमे दर्शक। किच्छा में हुई चोरी की कार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी नैनी डांडा को 90 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, विपिन रावत के सपनों के अनुरूप होगा प्रदेश का विकास। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निजी हॉस्पिटल से अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर यूकेडी का आंदोलन 19वें दिन भी जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल नैनी डांडा के पटोटिया में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने करीब 90 करोड़ की लागत के 15 योजनाओं का शिलान्यास और 2 योजनाओं का लोकार्पण करते हुए कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 5 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरण और 10 स्वयं सहायता समूह को चेक वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय स्थित मंदिर परिसर में मत्था भी टेका। रुड़की की खानपुर विधानसभा के मोहनपुरा स्थित मिलाप नगर में वर्षों से गंदे तालाब की समस्या को पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार ने हल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मिलाप नगर क्षेत्र में अब तक इस तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं मवेशी भी आए दिन इससे डूबकर मर जाते थे। यही नहीं, इस कॉलोनी में रहने वाले कई लोग तालाब की गंदगी की वजह से गुर्दे और फेफड़ों की बीमारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। इस गंदे तालाब के चलते लोग यहाँ से अपने घरों को बेचकर अन्यत्र शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं। वहीं यहाँ कोई अपनी बेटी की शादी भी करना पसंद नहीं करता। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को स्थानीय जनप्रतिनिधि पलीता लगाने का भी काम कर रहे हैं। जब वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार को जनता की इस विकराल समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने स्वयं के खर्चे में इस तालाब की सफाई का जिम्मा लिया। इस गंदे तालाब की सफाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। खुद उमेश कुमार ने यहाँ सुबह से ही काम का मोर्चा भी संभाला, दिन भर यहाँ डटे रहे। आपको बता दें कि ये सामाजिक कार्य वर्षों से उमेश कुमार लगातार करते आ रहे हैं। कई अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा स्वयं वहन करते हैं। वहीं कई असहाय और बीमारों की मदद करते रहते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में भी लगातार मदद करते आए हैं। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्थिवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन स्थल सरदोत्सव मेले का एक बार फिर से रंगारंग आगाज हो गया है। 3 दिन के राजकीय शोक के बाद मेले की सांस्कृतिक संध्या दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को समर्पित की गई। सांस्कृतिक संध्या में पहुंचे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक रोहित चौहान, लोक गायिका संगीता डोंडियाल और पम्मी नवल ने अपने सुरों का जादू बिखेर कर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सांस्कृतिक संध्या स्थल दर्शकों से खचाखच भरा रहा। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा के लक्सर हेलीपैड में पहाड़ परिवर्तन समिति की संयोजिका सोनिया शर्मा द्वारा दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को गर्म कंबल बांटे गए। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार की धर्मपत्नी सोनिया शर्मा लगातार पहाड़ परिवर्तन समिति के माध्यम से गरीबों और असहाय बच्चों की मदद करती रहती है। सोनिया शर्मा ने बताया कि सर्दियां बढ़ने के कारण जरूरतमंदों की मदद के लिए समिति प्रतिवर्ष गर्म कंबलों के माध्यम से सहयोग करती आ रही है। आपको बता दें कि कल लक्सर हेलीपैड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कंबल वितरित किए गए। पहाड़ परिवर्तन समिति लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, गरीबों और असहायों की मदद के लिए आगे आती रही है। मैट्रिक्स फाइट नाइट के 7वें संस्करण में मणिपुर के चुंगरेन कोरेन को हराकर रुद्रप्रयाग के अंगद बिष्ट 6वीं बार विजेता बने। अभी तक ये 9 फाइट्स में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें से उन्हें 3 में हार का सामना करना पड़ा है और अब तक उनकी 6वीं जीत है। बता दें कि अंगद मूल रूप से रुद्रप्रयाग के धनपुर क्षेत्र के गवाड़ गांव से आते हैं। इनके पिताजी मोहन सिंह बिष्ट रुद्रप्रयाग के प्रमुख व्यापारियों में से एक हैं। अंगद की पढ़ाई रुद्रप्रयाग में ही हुई। इंटर के बाद उन्होंने फाइट को चुना और अब धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब भी वह गांव आते हैं तो युवाओं को भी बॉक्सिंग में कैरियर बनाने का टिप्स देते हैं। उन्होंने यहाँ खुद का भी जिम शुरू किया है, जिसमें भारी संख्या में युवा ट्रेनिंग लेते हैं। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीपीपी मोड को निरस्त करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। कल यूकेडी नेताओं ने हॉस्पिटल परिसर से डोईवाला चौक तक जन आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध जताया। यूकेडी नेताओं ने कहा कि देहरादून में बैठी भाजपा की सरकार डोईवाला हॉस्पिटल में चल रहे आंदोलन की अनदेखी कर रही है। यूकेडी नेता श्री प्रसाद सेमवाल सहित तमाम नेताओं ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि डोईवाला की जनता को सस्ता और उचित चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले, क्योंकि 19 दिन से जारी आंदोलन की अनदेखी से नाराज यूकेडी नेताओं ने कहा कि हॉस्पिटल को फिर से सरकारी संरक्षण में कराने के लिए यूकेडी हर कदम उठाएगी।
आपका ये प्रयास है, क्या कहेंगे? सरकार आखिर 19 दिन हो गए आंदोलन की, क्यों अवहेलना कर रही है? सरकार दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। इस डोईवाला अस्पताल की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने अपने टाइम पे 8 करोड़ 42 लाख रुपए जो इसके लिए स्वीकृत था पहले से, उसको निरस्त कर दिया। तो भाजपा ने इसको उठा करके जो है हिमालयन हॉस्पिटल को सौंप दिया। तो डोईवाला की समस्त जनता जो है इसके प्रति विरोध में है। तमाम लोग इसके खिलाफ हैं, तमाम जन संगठन, राजनीतिक दल इस अनुबंध के खिलाफ हैं। इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल भी लंबे समय से, लगभग 19 दिन हो गए आज आंदोलन करते हुए, और हमारी एक ही मांग है कि या तो इसका अनुबंध रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। इसलिए हर हालत में इसका अनुबंध निरस्त होना चाहिए। डोईवाला हॉस्पिटल का जो पीपीपी मॉडल है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन आज 19वें दिन में जारी है। डोईवाला बाजार में आज जन आक्रोश रैली निकालकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि लगातार यूकेडी का आंदोलन जो है इस हॉस्पिटल के लिए जारी है। और जो ये यूकेडी के नेता तमाम यहाँ पर है और इनकी एक ही डिमांड है कि जो हॉस्पिटल का अनुबंध है निजी हॉस्पिटल के साथ उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर के रूप में ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। तो यूकेडी के बड़े नेता हैं शिवप्रसाद सेमवाल, उनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। और यूकेडी की एक ही कोशिश है, एक ही डिमांड है कि इस विधानसभा सत्र में डोईवाला की ये आवाज उठे और जो अनुबंध है हॉस्पिटल का उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि डोईवाला क्षेत्र की जनता बेहद परेशान है। तमाम ऐसे डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अपनी डॉक्टर की, इसलिए जनता चाहती है कि जो पीपीपी मॉडल है उसको निरस्त किया जाए। तो बड़ा आंदोलन ये चल रहा है यूकेडी का और डोईवाला, क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ समय पहले वीआईपी विधानसभा थी, अब ये डोईवाला देहरादून से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन बावजूद इसके इस आंदोलन की सुध अभी तक सरकार द्वारा नहीं ली गई। तो तमाम महिला कार्यकर्ता यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, और सबकी एक डिमांड है कि जो हॉस्पिटल का अनुबंध है उसको हर हाल में समाप्त किया जाए, फिर से इसको सरकारी संरक्षण में दिया जाए और तमाम सुविधाएं यहाँ पर हो। पहाड़ टीवी डोईवाला। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का समय कुछ ही महीनों का रह गया है, इसलिए हर राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। 2022 के चुनावी दंगल में अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, वहीं कोटद्वार में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवाओं को आकर्षित करने के लिए नव मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत कर नव मतदाताओं को सम्मानित किया। कि प्लीज़ आप लोग वोट देने ज़रूर जाएं। हम लोगों के पास राइट है कि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चूज़ कर सके, तो जो हमारे आने वाला फ्यूचर है वो भी हमारे लिए बढ़िया होगा और जो भी अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। तो वोट देने ज़रूर जाएं, अपने वोट का मतलब सदुपयोग करें। वोट यही देख करके कि जो अभी तक जितने काम हुए हैं सरकारों की तरफ से, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए, बट अभी किसको देंगे ये नहीं पता, लेकिन वोट देने ज़रूर जाएंगे। शालिनी कुलाश्री। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा एसएसपी बागेश्वर को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा उक्त जनसंपर्क अधिकारी को बर्खास्त करने की बात कही गई थी। वहीं इस पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ललित फर्शवान द्वारा भी सरकार की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। ललित फर्शवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा बागेश्वर के पुलिस कप्तान को इस तरह मौखिक निर्देशानुसार पत्र लिख चालान निरस्त करने की कार्यवाही बेहद निंदनीय है। जैसा कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी का एक पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें कि उनके द्वारा एसएसपी बागेश्वर को मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देशानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई थी, जिसमें कि भाजपा कार्यकर्ताओं की वाहन संख्याओं के चालान निरस्त करने की बात कही गई थी। और सोशल मीडिया पर जब यह पत्र वायरल हुआ तो प्रदेश भर में काफ़ी हंगामा भी मचा हुआ था और वहीं विपक्ष ने भी काफ़ी सवाल खड़े किए थे सरकार की इस कार्यप्रणाली पे। वहीं इसकी सूचना जब मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा अपने जनसंपर्क अधिकारी को बर्खास्त करने की बात भी कही गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ललित फर्शवान, और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा और इस तरीके की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं वे और कांग्रेस किस तरीके से लेते हैं। सर, आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। ये बहुत निंदनीय घटना है और सैया भाई कोतवाल से भी डर कहेगा। और मुख्यमंत्री के खासम खास वो लोग थे जो खनन में लिप्त थे और उनके द्वारा अपने वाहनों में ओवरलोडिंग करके खड़िया ली जाई जा रही थी और एक राजनीतिक दबाव के तहत
पुलिस अधीक्षक आरटीओ को दबाव दिया जा रहा था कि गाड़ियों का चालान निरस्त करें, जो एक गैर कानूनी तरीके से नहीं हो सकता था। लेकिन सत्ता के दबाव में ट्रैफिक इंस्पेक्टर का तबादला फिर भी कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर अपनी निष्पक्ष कार्य प्रणाली को रखने की कोशिश करते हैं तो तत्काल उस ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को बहाल करें जिसको पुलिस लाइन में संबद्ध कर दिया गया है, और एक ईमानदारी का जो परिचय अधिकारी देता है तो उसको इनाम के तौर पर जो भी पारितोषिक मिल सकता है वो देना चाहिए। सर, तो जहां बर्खास्तगी की बात कही गई है कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने जनसंपर्क अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया, तो उसके लिए मैं जानकारी आपको लेना चाहता हूँ। बर्खास्त खाली मौखिक आदेश के तौर पर ही किया गया, कोई हमको अभी तक किसी पत्र का कोई ऐसा हवाला नहीं मिला है कि इसको तत्काल जो है मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बर्खास्त कर दिया गया, ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। हाँ, जरूर सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, चैनलों में उसकी बर्खास्तगी की लोगों से जानकारी हमको मिल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि वहीं विपक्ष को एक मौका भी यहाँ पर मिला है सरकार के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का, कि एक मौखिक निर्देशानुसार मुख्यमंत्री के कार्रवाई करने की बात कही जाती है। अब इसमें सरकार और शासन प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी, किस तरीके से वो स्थिति को लेंगे, यह देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और गंगोलीहाट में मडक नाली और सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन में बैठे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित बिष्ट और उपाध्यक्ष विक्रम बिष्ट की हालत बिगड़ने पर प्रशासन के द्वारा जबरन आमरण अनशन स्थल से उठा दिया है, स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में भर्ती कर दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गंगोलीहाट नसीमा बानो ने बताया कि आमरण अनशन में बैठे ललित बिष्ट और विक्रम बिष्ट की हालत लगातार बिगड़ रही थी, शुगर लेवल भी बहुत कम आ गया है। वहीं ग्रामीण गोपाल सिंह और केदार सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी सड़क की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन करने की बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल यहां कार्यकर्ताओं में भी आगामी चुनावों को लेकर जोश भरने का काम करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आएंगे। चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने कल पत्रकार वार्ता करते हुए ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आप सुप्रीमो का ये 5वां दौरा है, जिसमें उत्तराखंड की जनता को और केजरीवाल तोहफे के रूप में अहम गारंटी की घोषणा भी कर सकते हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको पता ही है कि ये दौरा 11 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन हमारे भारत की सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे जनरल रावत साहब के आकस्मिक निधन के कारण इस दौरे को स्थगित किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि आगामी 3 दिन जो है वो राज्य में किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये 14 दिसंबर की जो तारीख है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दौरे को लेकर फाइनल हुई है और तैयारियां लगभग सब पूरी हो चुकी हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में 1 बजे माननीय अरविंद केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितनी गैदरिंग कार्यक्रम? मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ऐसी जनसभा, ऐसी रैली, ऐसी जनता का इतना अपार जन समूह शायद कभी ना हुआ हो काशीपुर में। बाकी उस दिन आप लोग होंगे ही तो आप और बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितनी अपार जन समूह की उम्मीद है। लोग उनको सुनने के लिए आना चाहते हैं। क्या लगता है इस बार भी आप सुप्रीमो कुछ नई यहाँ पर गारंटी के तौर पर कुछ नया दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब से आम आदमी पार्टी के हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से लेकर अब तक उनका ये 5वां दौरा है। और इससे पहले हुए 4 दौरों में उन्होंने 3 गारंटियाँ मुफ्त, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर रोजगार नहीं तो 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता एवं मुफ्त तीर्थ यात्रा गारंटी उन्होंने जनता को दी है। तो इस दौरे में भी उत्तराखंड की जनता के लिए जो उसकी ज़रूरत की फिर एक गारंटी है, उम्मीद है कि जनता को, उत्तराखंड की जनता को समर्पित करेंगे। कोटद्वार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसील तिराहे पर एकत्रित होकर सरकार और श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और आरोप लगाया कि श्रम मंत्री द्वारा सदन के पटल पर बेरोजगारी के गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। श्रम मंत्री द्वारा सदन के पटल पर झूठे और फर्जी आंकड़े पेश कर सदन को गुमराह किया है। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और यहाँ की जनता को भी धोखे में रखा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है।
यह है कि भाजपा की सरकार ने युवाओं को जो छल किया है, युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ उत्तराखंड के जो छल किया गया है, गलत आंकड़े सदन के पटल पर रखे गए हैं। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय स्तर पर 45 साल के सबसे उच्च स्तर पे है और उत्तराखंड बेरोजगारी दर में दूसरे नंबर पे है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी दर में। आज युवाओं के साथ छल किया गया है और हम इसका भरपूर पुरजोर विरोध करते हैं और हम माननीय मंत्री से इसके लिए माफ़ी मांगने का आह्वान करते हैं। आप सदन में माफ़ी मांगिए, आप युवाओं के साथ युवाओं से माफ़ी मांगिए। ये छल करने का काम किया गया है बेरोजगार युवाओं के साथ। आप रोज़गार छीनने का काम कर रहे हैं और गलत आंकड़े पेश करके देश की जनता को भी, उत्तराखंड की जनता को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इसलिए आज ये यूथ कांग्रेस के द्वारा हरक सिंह रावत जी का और मंत्री जी का पुतला दहन किया गया है और ये आगे ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद रावत। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र से हुई इको वैन कार चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी की कार के साथ यूपी के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से घटना में इस्तेमाल एक अन्य कार भी बरामद हुई है। कार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का एक साथी फिलहाल पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा में भाजपा नेता डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के रानीखेत विधानसभा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का ढोल नगाड़ों और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल अपने समर्थकों के साथ रानीखेत विधानसभा के सिमलघार, नेटी आदि पर गांव घर घर जाकर जनसंपर्क किया। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। विकास कार्यों के लिए बूथ स्तर पार्टी पर मजबूती से 2022 में भाजपा पूर्ण सत्ता में लौटेगी। उत्तराखंड में अब की बार 60 पार का लक्ष्य पार करेगी। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहाँ के विधायक आदरणीय करण मेहरा जी को 5000 वोटों से जिता करके विधानसभा भेजा था, लेकिन आज पूरे क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है और बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। विधायक जी ने जीतने के बाद जनता के दुख दर्द की कोई उनकी खैर खबर तक नहीं ली। उनको विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र की जनता देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देहरादून जाने की अपील की। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी भी 16 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत उत्तराखंड पेयजल निगम मसूरी देहरादून के द्वारा कार्यदायी संस्था आर.के. इंजीनियर सेल्स लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश के माध्यम से मसूरी में पेयजल लाइनों को डालने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को आने वाले समय पर पेयजल की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी बालोरगंज बाला हिसार रोड पर पेयजल लाइन डालने के लिए सड़कों को जेसीबी के माध्यम से बेतरतीब तरीके से खोदा गया है, जिससे सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं टेलीफोन की लाइन के साथ पुरानी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकासखंड मुंसियारी के वल्थी गांव निवासी मेजर सूबेदार मनोहर सिंह देवली के छोटे पुत्र धर्मेंद्र सिंह देवली ने कल सेना में लेफ्टिनेंट पद प्राप्त कर लिया है। कल बिहार के गया में हुए पासिंग आउट परेड में उनको सेना के लेफ्टिनेंट पद से नवाजा गया है। वहीं उनके बड़े पुत्र सेना में पिछले साल लेफ्टिनेंट पद प्राप्त कर चुके हैं। इस सफलता पर उनके परिवार के साथ ही मुंसियारी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। कांग्रेस कमेटी नैनी डांडा के द्वारा नैनी डांडा ब्लॉक की विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे थे, जहां प्रशासन के द्वारा उन्हें 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस भ्रमण कार्यक्रम को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। आने वाले 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए गदरपुर के एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी दीपिका पांडे ने सभी विधायक, प्रत्याशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को देहरादून की रैली में जाने का आह्वान किया। इस मौके पर दीपिका पांडे ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह से देहरादून जाने वालों की संख्या बताई है, उससे उम्मीद है कि गदरपुर के क्षेत्र की जनता भी 16 दिसंबर की रैली में प्रतिभाग करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग गदरपुर क्षेत्र में 16 दिसंबर को देहरादून रैली में पहुंचेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग,
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।